जय हिंद दोस्तों, द विजन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की ओर। पृथ्वी पर 71% जल है, किंतु इसका मात्र 2% जल ही पीने योग्य है। उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा 61% है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा 81% है। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। समुद्री गहराई को पैदम में मापते हैं। 1 पैदम बराबर 6 फीट। समुद्री में छुपी वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। इसमें पराश्रव ध्वनि तरंगें का प्रयोग करते हैं। ज्वार भाट समुद्री जल का अपनी समान स्थिति से ऊपर उठ जाना ज्वार कहलाता है। ज्वार के आने से मछलियाँ ऊपर आ जाती है तथा समुद्री जहाज़ों को बंदरगाह तक लाने में सरलता होती है। समुद्री जल का अपने समान स्थिति से नीचे उतर जाना भाट कहलाता है। पहला चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, दूसरा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और तीसरा पृथ्वी का घूर्णन गति। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा बहुत आता है, जिसे वृहद ज्वार भाट कहते हैं। 24 घंटे में 2 बार वृहद ज्वार भाटा आता है। सागर तल समुद्र के ऊपरी सतह को तल कहते हैं। नितल समुद्र का वह निचला भाग जो भूमि से सट जाता है, नितल कहलाता है। ये नितल बहुत ही गहरा होता है। गहराई पर पाए जाने वाली समुद्री जीवन को वैथिक जीव कहते हैं। समुद्री नितल की आकृति। मग्न तट यह महाद्वीपों का अंतिम भाग होता है। इसकी गहराई लगभग 100 फेदम तक होती है। यह मानव के लिए सबसे उपयोगी होता है, क्योंकि इसी पर बंदरगाह, पर्यटक स्थल, नौसेना का ट्रेनिंग दिया जाता है। कुछ पेट्रोलियम का 20% मग्न तट पर पाए जाते हैं। इसे शेल्फ कहते हैं। मग्न दाल यह सीधा नीचे की ओर 10 नाता है, जिस कारण यहाँ कोई निक्षेपण नहीं होता है, अतः यह मानव के लिए उपयोगी नहीं होता है। इसकी गहराई 2000 फेदम होती है। महासागरीय मैदान यह नितल का सबसे विस्तृत भाग होता है। इसकी गहराई 3000 से 600 फेदम तक होती है। इस पर सर्वाधिक निक्षेपण होता है, जिस कारण 80% पेट्रोलियम यहीं पर पाए जाते हैं। बड़ी मछलियाँ इसी क्षेत्र में मिलती है। द्रोणी या बेसिन नितल के उभर खंभार गड्ढों को द्रोणी कहते हैं। खाई यह सबसे गहरी द्रोणी को कहते हैं। कटक महासागरों के अंदर डूबे हुए पर्वत श्रृंखलाओं को कटक कहते हैं। यह कई हजार किलोमीटर तक लंबे होते हैं। सबसे बड़ी कटक अंटार्कटिका महासागर का कटक होता है, जो लगभग 7000 किलोमीटर तक लंबा होता है। इसे मध्य सागरीय कटक कहते हैं। समुद्री पहाड़ी समुद्री के ऊँची पर्वत श्रृंखला को समुद्री पहाड़ी कहते हैं। समुद्री जल धारा प्रवाह समुद्री जल को धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रवाह कहलाता है। धारा इसकी गति प्रवाह से तेज होता है। स्ट्रीम या महासागरीय इसकी गति सबसे तेज होती है। यह 2 या 2 से अधिक धाराओं के मिलने से बनता है। धाराओं के प्रकार। गर्म जलधारा यह स्वभाव में गर्म होते हैं। इनकी उत्पत्ति विषुवत रेखा के समीप होती है। इन्हीं के कारण ध्रुवीय क्षेत्र अधिक ठंडा नहीं हो पाता है। ठंडी जलधारा ये ध्रुवों से निकलता है। अधिकांश ठंडी महाद्वीपों के पश्चिम में पाई जाती है, जो बादल निर्माण नहीं होने देती है। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। जहाँ गर्म तथा ठंडी जलधाराएँ मिलती है, वहाँ प्लैंकटन नामक शैवाल पाया जाता है, जो मछलियों का पसंदीदा आहार है। अतः यह क्षेत्र मछली उत्पादन के लिए होता है। एग्जाम्पल डागर बैंक, उत्तरी सागर,
ग्रांड बैंक, उत्तरी अंटार्कटिका। जलधाराओं के उत्पत्ति के कारण: पहला, घूर्णन गति, कोरियोलिस बल। दूसरा, तापमान के अंदर। तीसरा, नितल की आकृति। चौथा, प्रचलित पवनें। दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर की जलधारा: पहला, दक्षिण विषुवतीय रेखा जलधारा गर्म। यह 15 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होती है और व्यापारिक पवन का प्रभाव में आकार पश्चिम की ओर चल देती है, जहां यह ब्राज़ील से टकराती है। दूसरा, ब्राज़ील की धारा गर्म। यह विषुवतीय रेखा जलधारा का ही अगला रूप है, जो दक्षिण दिशा में बहता है। तीसरा, फाकलैंड की धारा। यह दक्षिणी ध्रुव के समीप से निकलती है और फॉकलैंड द्वीप के समीप आकर ब्राज़ील की धारा से टकरा जाती है। चौथा, दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह ठंडी। यह फॉकलैंड तथा ब्राज़ील की धारा से मिलकर बनती है तथा पछुआ पवन के प्रभाव में आकर आगे की ओर बढ़ती है तथा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम भाग से टकरा जाती है। वेंगुला की धारा ठंडी। यह दक्षिण अंटार्कटिक प्रवाह का ही एक भाग है, जो आगे जाकर दक्षिणी विषुवतीय रेखा जलधारा से मिल जाती है। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की जलधारा: यह विषुवत रेखा से 15 डिग्री ऊपर उत्पन्न होता है तथा व्यापारिक पवन के प्रभाव में आकर उत्तरी अमेरिका की ओर चल देती है। पश्चिमी द्वीप समूह में टकराकर यह दो भागों में बंट जाती है। पहला, फ्लोरिडा गर्म और दूसरा, एंटीलीज गर्म। गल्फ स्ट्रीम गर्म। इसे फ्लोरिडा तथा एंटीलीज कंबल कहते हैं, क्योंकि यह फ्लोरिडा तथा एंटीलीज के मिलने से बनती है। इसे यूरोप का कंबल कहते हैं, क्योंकि यह लेब्राडोर के ठंडेपन को कम कर देती है। जहां लेब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम टकराती है, वहाँ न्यूफाउंडलैंड द्वीप, जहाँ ग्रांड नामक मत्स्य क्षेत्र है। उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह गर्म। यह लेब्राडोर तथा गल्फ स्ट्रीम के टकराने से बनती है। यह आगे चलकर करक से टकराकर 3 शाखाओं में बंट जाती है। इसकी एक शाखा सीधे चलती है, जो नार्वे को गर्म धारा कहते हैं। इसी कारण से उत्तरी भाग में अत्यधिक ठंड नहीं पड़ता। दूसरा, इसकी एक शाखा उत्तर के दिशा में चली जाती है, जिसे इरमिंगर की गर्म जलधारा कहते हैं। जब यह आगे जाती है तो ग्रीनलैंड के ठंडे जलधारा का रूप ले लेती है। तीसरा, इसकी एक शाखा दक्षिण की ओर जाती है, जिसे रेनल की गर्म धारा कहते हैं। जब यह आगे जाती है तो कैनारी का ठंडी जलधाराओं का रूप ले लेती है। यह बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। यह आगे जाकर उत्तरी विषुवत रेखा में मिल जाती है। नोट: बेफिन की खाड़ी से जाने वाली ठंडी लेब्राडोर की ठंडी धारा के कारण 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हिंद महासागर की जलधारा: उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। यह 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीप उत्पन्न होती है तथा व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम दिशा में चल देती है। इसे सुमेरु की धारा कहते हैं। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा गर्म। यह 15 डिग्री दक्षिण अक्षांश के समीप उत्पन्न होती है। व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम की ओर चल देती है और मेडागास्कर द्वीप से टकराकर 2 भागों में बंट जाती है। पहला, मोजाम्बिक जलधारा और दूसरा, मेडागास्कर जलधारा गर्म। तीसरा, अलगोहास की जलधारा गर्म। यह मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर की जलधारा मिलने से बनती है। चौथा, दक्षिणी हिंद प्रवाह ठंडी। जब दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह का कुछ जल अलगुहास की धारा में आकर मिलता है तो पछुआ पवनों के प्रक्रम में आने से दक्षिणी हिंद प्रवाह का निर्माण होता है, जो ऑस्ट्रेलिया की ओर चल देती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी। यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में चलती है और आगे जाकर दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा का रूप ले लेती है। प्रशांत महासागर की जलधारा
पहला, दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा गर्म। यह 15 डिग्री दक्षिण से उत्पन्न होकर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आती है तथा ऑस्ट्रेलिया की ओर चल देती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में चलती है। अंटार्कटिक की जलधारा ठंडी। यह दक्षिणी ध्रुव के समीप से निकलकर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा से टकरा जाती है। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। यह अंटार्कटिका तथा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के धारा के टकराने से बनती है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा। यह दक्षिणी प्रशांत प्रवाह का अगला भाग है। यह आगे जाकर दक्षिणी विषुवत जलधारा में मिल जाता है। उत्तरी विषुवतीय रेखा जलधारा गर्म। यह 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीप उत्पन्न होती है और व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर पश्चिम दिशा में चल देती है। जापान से टकराकर यह 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला सुशिमा और दूसरा क्यूरोशिवो। क्यूराल की धारा गर्म। यह क्यूरोशिवो तथा सुशिमा के बनने से मिलती है। आयोशिवा की धारा ठंडी। यह ओखोटस्क की खाड़ी से निकलती है तथा क्यूराल की धारा में मिल जाती है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म। यह ओखोटस्क तथा क्यूराल की धारा में मिलने से बनती है। आगे जाकर यह 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला अलास्का की धारा गर्म और दूसरा कैलिफोर्निया की धारा ठंडा। विपरीत विषुवतीय रेखीय जलधारा। विषुवत रेखीय जलधारा का वह भाग जो महाद्वीपों के पूरब से टकरा कर लौट आता है उसे विपरीत विषुवतीय रेखा जलधारा कहते हैं। इसे सबसे पहले गिनी के लोगों ने देखा था, अतः इसे गिनी की धारा भी कहते हैं। यह हर एक महासागर में उत्पन्न होती है। एल नीनो। यह स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है बच्चा। यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है तथा स्वभाव में गर्म होता है। इसके आने से हिंद महासागर का तापमान बढ़ जाता है और भारत में वर्षा कम हो जाती है क्योंकि मानसून ऊपर नहीं आ पाता है। ला निखे। यह स्पेनिश भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है बच्ची। यह स्वभाव में ठंडी होती है। यह प्रशांत महासागर से उत्पन्न होकर हिंद महासागरों में पहुंचकर उसका तापमान गिरा देती है जिससे कि वर्षा औसत से अधिक हो जाती है। यह दोनों ही मानव के लिए हानिकारक होते हैं। एक एल नीनो से अगले एल नीनो के बीच 4 साल का अंतराल होता है। जिस वर्ष एल नीनो आता है ठीक उसके अगले वर्ष ला नीनो आता है। जलधारा के लाभ। परिवहन, मत्स्य उद्योग। जिस क्षेत्र में गर्म जलधाराएं जाती है वे ठंडे क्षेत्र को भी गर्म कर देती है। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वही घना कोहरा छा जाता है जो नौचालन में समस्या उत्पन्न करता है। यहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ प्लैंकटन नामक शैवाल पाया जाता है जो मछलियों का पसंदीदा भोजन है। स्ट्रेट जल संधि। 2 बड़े जलीय क्षेत्र को मिलाने वाली जल का पतला रास्ता जल संधि कहलाता है। जल डमरू मध्य। 2 छोटे जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला पतला रास्ता जल डमरू मध्य कहलाता है। चैनल। 2 जलीय क्षेत्र को मिलाने वाले जल का चौड़ा रास्ता को चैनल कहते हैं। स्थल संधि। 2 बड़े स्थल को मिलाने वाला भूमि का पतला रास्ता स्थल संधि कहलाता है। एग्जाम्पल पनामा, सिनाई प्रायद्वीपीय, मिस्र का थाईलैंड। एग्जाम्पल पनामा, सिनाई प्रायद्वीपीय, मिस्र का थाईलैंड। लवणता। समुद्र के प्रति 1000 केजी जल में उपस्थित अशुद्धि की मात्रा को लवणता कहते हैं। समुद्री लवणता की मुख्य कारण नदियां हैं क्योंकि नदियां भूमि की सभी लवणताओं को अपने साथ लाकर समुद्र में गिरा देती है। बंद सागर की लवणता अधिक होती है। विषुवत रेखा पर लवणता अधिक होती है। वाष्पीकरण बढ़ने से लवणता बढ़ जाता है। कम होने से लवणता बढ़ जाती है। बर्फीले क्षेत्र में जाने से लवणता घट जाती। लवणता की सर्वप्रथम जानकारी डीटमर नामक विद्वान ने दिया। उन्होंने महासागरों में 472 प्रकार की लवणता की खोज किया। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में NaCl पाया जाता है किंतु सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आयोडीन है।
अधिक लवणता वाले प्रमुख झील एवं सागर। पहला वान झील तुर्की, लवणता 330%। दूसरा मृत सागर इजराइल जॉर्डन 240%। तीसरा ग्रेट साल्ट लेक USA 220%। चौथा अरब सागर, लवणता 36%। बंगाल की खाड़ी 30%। अंटार्कटिक महासागर 36%। प्रशांत महासागर 31%। हिंद महासागर 35%। नॉर्थ महासागरों की औसत लवणता 35 होती है। सबसे कम लवणता श्वेत सागर की वेथमिया की खाड़ी की है। इसकी लवणता मात्र 20% है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।